गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा नवम के सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में प्रथम अध्याय फ्रांसीसी क्रांति के वन लाइनर प्रश्न को देखेंगे और इसमें कुल मिलाकर 34 प्रश्न को हम लोग देखेंगे। यह मेरा वीडियो का पार्ट 2 है। वीडियो का पार्ट 1 हम लोग पहले ही देख चुके हैं। वीडियो का पार्ट 2 में हम लोग जो चीज़ उसमें देखे थे उसी का इसमें वन लाइनर हम लोग देख लेते हैं। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, फ्रांस किस महादेश में स्थित है? फ्रांस किस महादेश में स्थित है? तो यह यूरोप महादेश में स्थित है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विश्व में 7 महादेश हैं, उसमें यूरोप भी एक महादेश है और यूरोप महादेश में ही फ्रांस नामक कंट्री स्थित है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से की जाए तो सबसे बड़ा महादेश एशिया है और यदि सबसे छोटे महादेश की बात की जाए तो सबसे छोटे महादेश तो वह है ऑस्ट्रेलिया। अब हम लोग जान गए कि फ्रांस किस महादेश में स्थित है, तो यूरोप में। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो यह है पेरिस में। पेरिस से यह भी सवाल आता है कि पेरिस किस नदी के किनारे है? तो यह सीन नदी के किनारे है। और पेरिस में ही विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर स्थित है। एफिल टावर स्थित है। तृतीय प्रश्न को देखते हैं हम लोग, तीसरे प्रश्न को। तो तीसरा प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 14 जुलाई 1789। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 14 जुलाई 1789। या तो प्रश्न ऐसे भी आता है कि 14 जुलाई 1789 को कौन सी घटना घटित हुई थी? तो आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। चौथे प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन सा वंश शासन कर रहा था? तो यह हो जाएगा इसका आंसर बूरबों वंश। यहाँ इंग्लिश में है, इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे हिंदी भाषी छात्र। बूरबों वंश। फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन सा वंश शासन कर रहा था? तो बूरबों वंश। हम लोग 5वें प्रश्न पर आते हैं। तो 5वां प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय शासक कौन था? या फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो हो जाएगा लुई 16वां। लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां कर करके शासक वंश में आते गए और जिस समय 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई उस समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई 16वां। या तो ऐसे भी सवाल आएगा कि लुई 16वां किस क्रांति के समय का शासक था? तो फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन आ सकता है उसमें रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति या भारत की स्वतंत्रता क्रांति। ऐसे भी सवाल आते हैं, लेकिन हम लोग को सीधा सवाल ही आएगा कि फ्रांसीसी क्रांति के समय शासक कौन था।
तो आंसर हो जाएगा लुई 16वां। नेक्स्ट सवाल है, लुई 16वां गद्दी पर कब बैठा? तो लुई 16वां गद्दी पर 1774 ईस्वी में बैठा था। ठीक है, कि लुई 16वां गद्दी पर कब बैठा? तो 1774 ईस्वी में। इस समय लुई 16वां की जो आयु थी वह 20 वर्ष की थी, अर्थात वह 1754 में जन्म लिया था। मान लीजिए लुई 16वां का जन्म पूछे तो लुई 16वां का जन्म कब हुआ था? तो 1754। और 20 वर्ष की आयु जब 1774 ईस्वी में हुई तो वह फ्रांस की गद्दी पर या फ्रांस का शासक बन गया। नेक्स्ट सवाल है, लुई 16वां की पत्नी कौन थी? लुई 16वां की पत्नी कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरी एंटोनेट। मेरी एंटोनेट। लुई 16वां की पत्नी कौन थी? तो मेरी एंटोनेट। नेक्स्ट सवाल है कि मेरी एंटोनेट कहाँ की राजकुमारी थी? तो यह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। मेरी एंटोनेट कहाँ की राजकुमारी थी? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया भी यूरोप महादेश में है और इसकी राजधानी वियना है वर्तमान में, वियना। नेक्स्ट सवाल, 9वें सवाल को हम लोग देखते हैं। तो 9वां सवाल है कि बास्तिल के किले का प्रयोग किस रूप में होता था? तो यह एक प्रकार का जेल था, लोगों को इसमें कैद करके रखा जाता था। बास्तिल के किले को कब ध्वस्त कर दिया गया? नेक्स्ट सवाल है 10वां, बास्तिल के किले को कब ध्वस्त कर दिया गया, कब विध्वंस कर दिया गया, कब उसका नाश कर दिया गया? तो यह होगा आंसर 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को एक घटना घटित हुई। वह घटना थी बास्तिल के किले का ध्वंस। बास्तिल का किला पेरिस में स्थित था। नेक्स्ट सवाल है कि बास्तिल का किला पेरिस के किस भाग में स्थित था? तो यह पेरिस के पूर्वी भाग में स्थित था। जैसे कि कोई भी शहर का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी भाग होता है, उसी प्रकार से पेरिस के पूर्वी भाग में बास्तिल का किला स्थित था, जो एक प्रकार का जेल था। बास्तिल का किला किस भाग में स्थित था? तो पूर्वी भाग। या तो पूछ सकता है सवाल कि बास्तिल का किला किस शहर में स्थित था? तो हो जाएगा पेरिस। 12वें सवाल को देखते हैं, बास्तिल का किला किस उद्देश्य को लेकर तोड़ा गया था? तो यह आंसर होगा गोला बारूद मिलने को लेकर। लोगों को यह उम्मीद थी कि शस्त्र के रूप में बास्तिल के किले को यदि ध्वंस किया जाए तो वहाँ पे गोला बारूद मिलने की संभावना है, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को इन सारे अस्त्र शस्त्रों के गोदाम होने की सूचना मिली थी। इसलिए वे लोग फ्रांसीसी जनता ने बास्तिल किला का ध्वंस 14 जुलाई 1789 ईस्वी को कर दिया। बास्तिल के किले को जब ध्वंस किया गया, अगला सवाल है बच्चों 13वां सवाल कि बास्तिल के किले से कितने कैदियों को छुड़ा लिया गया था? तो आंसर है 7 कैदियों को। हुआ यह कि जब बास्तिल का किला ध्वंस किया गया, वह एक प्रकार का जेल था, तो वहाँ पे 7 फ्रांसीसी जनता जो कैदी के रूप में वहाँ थे, उनको वहाँ से छुड़ा लिया गया। यह भी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 14वें सवाल को देखते हैं। तो सवाल है, बास्तिल के किले में कौन मारा गया था? जब बास्तिल किला का ध्वंस हुआ
तो वहाँ पे एक ऑफिसर की हत्या की गई। तो वह ऑफिसर था जेल का कमांडर। जेल के कमांडर को क्या किया गया? तो हत्या कर दिया गया। वर्साय का विशाल महल कहाँ स्थित है? नेक्स्ट सवाल है 15वां सवाल कि वर्साय का विशाल महल कहाँ स्थित है? तो यह पेरिस के समीप ही स्थित था। पेरिस में ही बास्तिल भी था और पेरिस में ही वर्साय का विशाल महल था, जहाँ पे लुई 16वां राजा एवं अपनी रानी मेरी एंटोनेट तथा अन्य कई कर्मचारियों, दासियों और कर्मचारियों के साथ रहते थे। इस प्रकार वर्साय का विशाल महल कहाँ था? तो पेरिस के समीप। या तो सवाल आ सकता है कि लुई 16वां किस महल में निवास करता था? तो वर्साय के महल में। 16वें सवाल को देखते हैं। किसके शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से मुक्त कराने में मदद की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लुई 16वां। लुई 16वें के शासनकाल में ही उस समय अमेरिका में अमेरिकी लोग ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे और उस विद्रोह में फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया और उस समय का शासक जो है वह लुई 16वां था। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं 17वें सवाल को कि लिब्रे क्या था? लिब्रे क्या था? तो लिब्रे जो है वो फ्रांस की मुद्रा मीन्स पैसा, रुपया, ठीक है। जिस प्रकार से भारत में रुपया होता है उसी प्रकार से फ्रांस में उस समय, जिस समय लुई 16वां शासन कर रहा था, उस समय की जो मुद्रा थी वह थी लिब्रे। 18वें सवाल को देखते हैं। तो 18वां सवाल है अमेरिका को मदद करने के कारण फ्रांस पर कितने अरब लिब्रे का कर्ज हो गया था? जैसा कि हम लोग पिछले प्रश्न में देखे कि फ्रांस ने अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति में अमेरिका की मदद की थी और उस समय शासन लुई 16वां का चल रहा था। तो मदद करने के कारण फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का कर्ज चढ़ गया था, जिसके कारण वित्तीय संकट छा गया था और राजकोष है या खजाना जो है वह क्या था? खाली हो गया था। 19वें प्रश्न को देखते हैं। तो 19वां प्रश्न है फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटा था? स्टेट्स मतलब यहाँ पे होगा बच्चों वर्ग। जिस प्रकार से अभी भारत में 4 वर्ग हैं, अनारक्षित, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। उसी प्रकार से फ्रांसीसी समाज में स्टेट्स वर्ग जो है वो कितने वर्गों में बटा था समाज? तो वह था 3 वर्गों में। 20वां प्रश्न है कि प्रथम स्टेट्स में शामिल थे। तो फ्रांस का जो समाज है जो 3 वर्गों में बटा था, उसमें प्रथम वर्ग जो था या प्रथम स्टेट्स जो था वह था पादरी से। बच्चों याद रखने के लिए कि प्रथम में कौन था, तो इसमें भी पा से प्रथम, पा से पादरी। आप लोग याद रखेंगे, पादरी और कुलीन में गड़बड़ हो जाता है, इसलिए पा से प्रथम और पा से पादरी। दूसरे स्टेट्स में कौन शामिल थे? नेक्स्ट सवाल है 21वां कि दूसरे स्टेट्स में कौन शामिल थे? तो इसमें कुलीन वर्ग, ठीक है। पादरी जो है वह चर्च में धार्मिक मामलों से संबंधित थे और कुलीन जो है वह उच्च वर्ग के लोग थे। अब हम लोग 22वें सवाल को देखते हैं कि तृतीय स्टेट्स में शामिल थे। तो कौन शामिल थे इसमें? तो इसमें देखते हैं तो जनसाधारण, मतलब पादरी और कुलीन वर्ग को छोड़ दिया जाए तो तीसरे वर्ग में कौन शामिल थे? तो जनसाधारण, मतलब वो दोनों को छोड़कर बाद बाकी जितने बच गए। जैसे जनसाधारण की बात की जाए तो इसमें आ जाएंगे किसान, व्यापारी, कारीगर,
तथा अन्य। कर का बोझ कौन सा स्टेट्स उठाता था? तो कर का जो बोझ है, टैक्स जो भरना पड़ता था जिससे राजकोष में इनकम होती थी, वह बोझ कौन उठाता था? तो तृतीय स्टेट्स। जैसे किसानों से कर्ज लिया जाता था, व्यापारियों से कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, और कारीगरों से टैक्स लिया जाता था। अब हम लोग 24वें सवाल को देखते हैं। टाइल क्या था? जिस प्रकार से देखिए बच्चों, भारत में इनकम टैक्स होता है, ठीक है, या जो भी चीज़ हम लोग उत्पाद खाते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के टैक्स या कर होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से टाइल जो है वह प्रत्यक्ष कर था, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब सीधे राजकोष में टैक्स जाता था। उसके बाद 25वें सवाल को देखते हैं। तो 25वां सवाल है कि टाइद क्या था? टाइद भी एक प्रकार का टैक्स था जो धार्मिक कर के रूप में वसूला जाता था, और यह टैक्स जो है सो चर्च वसूलती थी। चर्च वसूलती थी। 26वें सवाल को देखते हैं। तो टाइद कर उपज का कितना भाग लगता था? तो टाइद जो है एक प्रकार का, अभी हम चर्चा किए कि यह एक धार्मिक कर था। यह जो है उपज का 1/10 लगता था। यानी मान लीजिए कि 1 क्विंटल खाद्य पदार्थ हुआ तो उसका 10वां हिस्सा टैक्स के रूप में चर्च को देना पड़ता। तो यहाँ पे हम लोग को 10 kg देना पड़ जाता, अर्थात 10% हमको कर के रूप में देना पड़ता। 27वें सवाल को देखते हैं। तो नमक कर को क्या कहते थे? 2-3 बार रिपीट आ गया है, लेकिन हम लोग यहाँ तक देखेंगे। नमक कर को क्या कहते थे? तो इसे नमक पर भी टैक्स लगता था, जिसे गैवेल कहा जाता था। इसके अलावा तंबाकू में भी लगता था, हम लोग देख चुके हैं एनसीईआरटी में। तो नमक कर को गैवेल कहा जाता था। 28वें प्रश्न को देखते हैं। 28वें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन कौन दार्शनिक उभर कर सामने आए? तो आंसर हो जाएगा जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। हिंदी में लिख देते हैं जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, और रूसो। मतलब जब जिस समय फ्रांसीसी क्रांति हुई तो जो लोगों में क्रांति की भावना को उजागर किया, लोगों को उत्साहित किया कि ये चीज़ गलत है, आप लोग को अपनी अधिकारों के बारे में जानना चाहिए, इस तरीके से क्रांति का विरोध करना चाहिए। उन लोगों में मुख्य रूप से जो दार्शनिक उभर कर सामने आए वह जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू और रूसो। 29वें प्रश्न को देखते हैं। तो किस दार्शनिक ने राजा के देवी एवं निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था? तो पहली बात हम लोग समझ लें कि राजा की देवी और निरंकुश अधिकार क्या हैं। तो देवी मतलब हुआ कि राजा अपने आप को देवता तुल्य समझता था, और वह अपने आप को देवता कहता था कि जो हम कह रहे हैं वही सब कुछ है, और उस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश या किसी प्रकार का प्रतिरोध कोई भी लगा नहीं सकता था, इसलिए वह निरंकुश शासन था। इसी को लेकर एक दार्शनिक ने राजा के इस अधिकार को, जो 2 अधिकार थे, देवी और निरंकुश अधिकार, उसके सिद्धांत का उन्होंने खंडन किया, काट किया, उसको
सहमति नहीं दिया। वह दार्शनिक था जॉन लॉक। जॉन लॉक। अब हम लोग 30वें प्रश्न को देखते हैं। तो 30वां प्रश्न है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? इसका हिंदी होगा प्यारे बच्चों, सरकार की दो संधियाँ। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की दो संधियाँ किसकी रचना है? तो जॉन लॉक की। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो यह रचना है जॉन लॉक की। 31वें प्रश्न को देखते हैं। तो 31वां प्रश्न है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी होता है बच्चों सामाजिक संविदा या फिर समझौता। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी मीनिंग हम लोग समझें तो होता है सामाजिक संविदा या समझौता। तो यह जो रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक संविदा या समझौता, वह है रूसो की। किस दार्शनिक ने, नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। तो किस दार्शनिक ने सत्ता के विकेंद्रीकरण, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात की थी? प्यारे बच्चों, पहले हम लोग सत्ता के विकेंद्रीकरण को समझते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है कि सत्ता एक जगह निहित ना होकर, जैसे कि फ्रांस की सत्ता में केंद्रीकरण था, क्योंकि सारी शक्तियों का जो प्रधान था वह केवल राजा था, उसी की सारी चलती थी। लेकिन एक दार्शनिक ने सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल दिया। विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता एक जगह ना होकर अनेक अलग अलग रूपों में, अलग अलग व्यक्तियों में निहित हो, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अर्थात कानून विधायिका बनाए, उसको लागू करे कार्यपालिका, और न्यायपालिका उसको संरक्षित करे, जो कानून है उसे। तो इस प्रकार की जो विचार है सत्ता के विकेंद्रीकरण का, वह जिस दार्शनिक ने दिया उस दार्शनिक का नाम है मोंटेस्क्यू। अर्थात किस दार्शनिक ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कही थी? तो वह हो जाएगा मोंटेस्क्यू। 33वें सवाल को देखते हैं। 33वां सवाल है, द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है? तो मोंटेस्क्यू की। द स्पिरिट ऑफ लॉज का हिंदी मीनिंग है कानून की आत्मा। कानून की आत्मा। इसी पुस्तक में उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की है। द स्पिरिट ऑफ लॉज या कानून की आत्मा पुस्तक को किसने लिखी है? तो ये लिखे हैं मोंटेस्क्यू ने। 34वें और अंतिम सवाल को हम लोग देखते हैं, जो मेरे वीडियो का पार्ट 2 है। प्रश्न है, अमेरिका के आज़ाद होने पर किस मॉडल की सरकार बनी थी? अमेरिका के आज़ाद होने पर किस मॉडल की सरकार बनी थी? तो यह जो मॉडल थी वह मोंटेस्क्यू के मॉडल की सरकार बनी थी। अमेरिका को फ्रांस ने सहायता दिया था, और जब अमेरिका आज़ाद हो गया तो वहाँ पे जिस दार्शनिक के मॉडल की बात हुई या जिस दार्शनिक के मॉडल की सरकार बनी, वह मॉडल था मोंटेस्क्यू के मॉडल की, अर्थात सत्ता के विकेंद्रीकरण मॉडल की। सत्ता के विकेंद्रीकरण मॉडल की। विकेंद्रीकरण मॉडल की। और सत्ता के विकेंद्रीकरण अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। थैंक यू बच्चों।